आज हमारी नेपाल यात्रा का ये चौथा दिन है। पहले दिन हम बनारस से बुटवल पहुँचे और दूसरे दिन बुटवल से पोखरा आए और शाम हमने बिताई फेवा लेक पर। तीसरे दिन हम पोखरा के लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूमे, जैसे कि डेविस फॉल, गुप्तेश्वर महादेव की गुफा, शिव टेम्पल और शांति स्तूपा। आज हम आपको लेकर चलेंगे लोअर मस्टैंग वैली और इस खूबसूरत वैली में हम आपको दिखाएंगे कागबेनी विलेज के पास बना हुआ ये शालिग्राम और दर्शन कराएंगे मुक्तिनाथ और साक्य मुनि बुद्ध के। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस रोमांचक यात्रा को। तो दोस्तों, पोखरा से मुक्तिनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले पकड़ना है पोखरा बागलुंग हाईवे। पर उससे भी पहले आपको एक और ज़रूरी काम करना है, वो है अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करवाना। पोखरा से मुक्तिनाथ के रास्ते पे निकल जाने के बाद आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं पर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। पोखरा में पेट्रोल का रेट 158 रुपीज़ पर लीटर और डीजल का 145 रुपीज़ पर लीटर नेपाली रुपए में है। हमने अपना कैश बचाने के लिए यहाँ पर भी यूपीआई से ही पेमेंट कर दिया। 9 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं मुक्तिनाथ के। पोखरा सिटी से करीब छोर पे हैं और यहाँ पे तो सड़कें अभी तक काफ़ी चौड़ी हैं और जब ऊपर चढ़ेंगे तो देखते हैं कि रास्ते कैसे हैं। ये बताते हैं लोग कि रास्ता मुक्तिधाम जाने के लिए, मुक्तिनाथ जाने के लिए करीब ठीक है, पर 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे स्टीप चढ़ाई है और रोड भी अच्छे से नहीं बनी हुई है। छोटे छोटे से घर हैं लेकिन बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। सामने पहाड़ है, नीचे वैली है और यहाँ पे खेती की गई है। जो बस जा रही है ये पोखरा से जोमसोंग और मुक्तिनाथ ही। पोखरा से मुक्तिनाथ का यह रास्ता साइकिलिस्ट के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए हमें रास्ते में बहुत सारे साइकिलिस्ट दिखाई दे रहे थे। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हरियाली बढ़ती जा रही थी और अभी तक हमें रास्ता भी ठीक ही मिला था। पहाड़ पर बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम टू बागलुंग लिखा हुआ था। इसका मतलब हम बागलुंग पहुंच चुके हैं। एक अच्छा नज़ारा मिल रहा है और इसमें यहाँ पे पानी का थोड़ा सा फ्लो और नदी में पानी दिखाई देना शुरू हो गया है। अभी तक नदी में पानी नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। काफ़ी ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रोड अभी बनाई गई है, नई रोड बनी हुई है। इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ये बैंगलुंग बेनी रोड है। तो आपको बैंगलुंग से जब आता है बैंगलुंग तो वहाँ से बेनी की तरफ मुड़ जाना है। बैंगलुंग के बाद से आपको थोड़ी सी रोड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ख़राब मिलना शुरू होती है, लेकिन तुरंत ही फिर अच्छी रोड आ गई। तो इसे तो अभी नहीं, अभी तक हमें जो है रोड काफ़ी अच्छी मिल रही है। बीच बीच में बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है 20 मीटर 15 मीटर का पोर्शन ऐसे कुछ ख़राब मिला है, बाकी रोड अच्छी मिल रही है। पेट्रोल पंप आपको यहाँ भी मिल जाता है। रास्ते में जगह जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बेनी और बेनी से बाईं तरफ काली गंडकी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जिसे क्रॉस करके आप फिर दाएं मुड़ जाते हैं, जिससे गंडकी रिवर अब रोड के दाईं तरफ बहने लगती है। दोस्तों, ये है बेनी बाज़ार और यहीं पर बेनी का बस अड्डा भी बना हुआ है। ये एरिया भी काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है। आपको यहाँ भी रहने और खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक बार फिर हमें थोड़ी सी सही रोड मिलने लगी है और ये रोड भी अभी बनाई गई है। ये पूरी रोड एक वैली से गुजरती है और साथ ही साथ आपके दाईं तरफ गंडकी रिवर भी बहती रहती है। अभी तक हमें कहीं भी बहुत स्टीप चढ़ाई नहीं मिली, पर रास्ते धीरे धीरे ज़्यादा रोमांचक होते जा रहे थे। इस रास्ते के वैली से गुजरने के कारण इसके अगल बगल गहरी खाइयाँ भी नहीं हैं। वेलकम टू नेचुरल हॉट स्प्रिंग अन्नपूर्णा टू तातोपानी, प्लेस नॉट टू बी मिस्ड। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तातोपानी और तातोपानी में एक बहुत ही बड़ा सा होटल है, होटल नेचुरल स्प्रिंग, और बहुत ही सुंदर सी जगह है ये। अगर आप सीधे मुक्तिनाथ जा रहे हैं और आपको रास्ते में लेट हो गया है तो आप तातोपानी में भी रुक सकते हैं। तो अभी ये पहली चेक पोस्ट हमको मिली और यहाँ पे हमने भंसार दिया है चेक होने के लिए। और राइट साइड में नदी बह रही है, आवाज़ आ रही है। तातोपानी क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और तातोपानी में पहली बार पोखरा से निकलने के बाद आपका परमिट चेक होता है, भंसार चेक होता है। परमिट अभी तक चेक नहीं हुआ है क्योंकि फिर से एक बार आ गई है कच्ची रोड और थोड़ी चढ़ाई है, पतली भी है। ये
रास्ते एकदम वैली में से गुजर रहे हैं और बगल में आपके बहुत ज़्यादा कोई खाई नहीं है, तो बहुत सेफ फील होता है और बहुत अच्छा फील होता है। किसमिस पीछे बैठी हुई है, आ जाओ टहल लो बाहर थोड़ा सा। बाहर आओगी, बाहर घूमोगी, बाहर आओगी। हाँ, वहाँ पहाड़ों पे झरना गिर रहा है। नज़ारा देखिए, काला पहाड़ और उसके ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं, तो मौसम बदलने वाला है। और रूप से झरना, यहाँ देखिए क्या बेहतरीन वाटरफॉल गिर रहा है ऊपर। और आते हुए हमें यहाँ पे एक झरना मिला, एक टूरिस्ट स्पॉट है ये, यहाँ पर रुके हुए हैं काफ़ी लोग। और इस झरने का नाम है रूप से झरना। काफ़ी अच्छा सा झरना है, देखिए ऊपर से गिर रहा है। और इस समय तो मई का मौसम है, पानी इतना नहीं है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पे काफ़ी इसमें पानी होता होगा। यहाँ ऊपर बादल है, बादल गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है, छींटे पड़ रहे हैं बारिश के। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, यहाँ शानदार नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। मौसम बदल गया है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और इधर देखिए काले काले बादल छाए हुए हैं। और आप इधर देखिए ये शानदार झरना यहाँ पे गिर रहा है। वाह, अब आने लगा है इस सफ़र में, इस यात्रा का मज़ा। क्या है, किसमिस ये इतना बड़ा सा, इतना ढेर सारा पानी कहाँ से गिर रहा है। अभी हम एक और चेक पोस्ट से गुजरे हैं और ये दूसरा चेक पोस्ट था। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। पर यहाँ पे इस चेक पोस्ट पे आपका भंसार के अलावा परमिट भी चेक किया जाता है। और इस चेक पोस्ट पे अगर आपने परमिट पोखरा से नहीं बनवाया है तो यहाँ भी बनवाया जा सकता है। ये देखिए, फ्लोरिडा गेस्ट हाउस, थकाली किचन, मस्टैंग। इस जगह का नाम हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे। तो यहाँ भी परमिट बनवाया जा सकता है। और अगर यहाँ परमिट नहीं बनवाया है तो आगे भी परमिट बनता है, पर आगे पैसा लगेगा 2000 नेपाली, यहाँ पे 1000 और पोखरा में 1000। और अब इसके बाद हमें ये जो अपना परमिट है ये दिखाना है सीधे जोमसोंग में। और यहाँ अगर आप परमिट पे अपने यहाँ पे चेक नहीं करवाते हैं, मोहर नहीं लगवाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है आगे कुछ फाइन या ऐसा कुछ लगे। तो यहाँ पे आपके पास जो परमिट है वो ज़रूर चेक करवाएं। अब देखिए यहाँ पे बाहर मौसम बदल चुका है, ठंडा हो चुका है, हवा ठंडी चल रही है। और सामने जो पहाड़ हैं वो बादलों से घिरे हुए हैं और शायद पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ भी गिरी हुई दिख रही है। और लेते में भी आपको होटल्स के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल है, बाज़ार है, होटल्स हैं। छोटा सा कस्बा है लेकिन सुविधा संपन्न है। कालो पानी बाज़ार, यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट था, लेकिन ये उधर से जो लोग रिटर्न हो रहे होंगे उनके लिए ये चेक पोस्ट था। देखिए पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पर दुकानों पर आपको बॉटल्स में पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। यहाँ से बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियाँ और भी साफ दिखाई देने लगी हैं। जोमसोम से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है मार्फा और यहाँ भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। अब हमें लद्दाख जैसे बंजर पहाड़ दिखाई देने लगे थे और यहाँ गंडकी रिवर की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, पर इस क्षेत्र में नदी की एक पतली धारा ही बह रही थी। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जोमसोम और यहाँ से मुक्तिनाथ करीब 20 किलोमीटर दूर है। मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं जोमसोम में ही रुकते हैं। जोमसोम से बाहर निकलते ही आपको एक और चेक पॉइंट मिलता है जहां आपको अपना भंसार और परमिट चेक करवाना होता है। जोमसोम के बाद अब तो पहाड़ों पर हरियाली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी।
दोस्तों हम आ पहुँचे हैं कागबेनी विलेज। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 9199 फीट की है। यह गांव काली गंडकी और झोंग नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ से सीधा रास्ता नीचे कागबेनी विलेज में जाता है, जबकि दाईं तरफ का रास्ता ऊपर मुक्तिनाथ की ओर जाता है। इस गांव का काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मुक्तिनाथ जाने वाले बहुत सारे तीर्थयात्री पहले यहाँ रुककर पितृ पूजा करते हैं। यहाँ काली गंडकी नदी और आसपास की गुफाओं में सालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ कई सारे बौद्ध मठ भी हैं और यहाँ के ग्रामीणों का मुख्य धर्म तिब्बती बौद्ध धर्म है। कागबेनी से ही ऊपरी मुस्तांग घाटी में प्रवेश करने का रास्ता है, इस वजह से इसे गेटवे टू अपर मस्तांग भी कहा जाता है। कागबेनी से थोड़ा सा ऊपर आते ही आपको एक सेल्फी पॉइंट मिलता है, जहाँ पर एक बड़े से सालिग्राम पत्थर की आकृति बनाई गई है और यहाँ से आपको नीचे कागबेनी विलेज का पूरा पैनोरामिक नज़ारा मिलता है। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा। यहाँ रोड के एक साइड बहुत ही बड़ा खुला हुआ मैदान था, इस वजह से यहाँ बहुत ही तेज हवा चल रही थी। कैसे टिकी हुई हो इतनी हवा में? कह रही हो बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखिए पीछे सालिग्राम। बैठ गए हैं गाड़ी में और बाहर इतनी तेज हवा है कि अगर ज़्यादा देर तक आप इस हवा में रहेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा। ओह, और आंखों में तो बहुत तेज हवा लगी रही है, धूप भी है। अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं लेकिन इतनी तेज हवा है कि उससे गाड़ी हिल रही है। देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं ये, और हमें अभी तक रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब कहीं नहीं मिला है। बीच बीच में सड़कों पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहीं पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब था। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ढेर सारी याक हैं, ये घास चल रही हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं दोस्तों, और अगर यहाँ आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको इन रास्तों पर गाड़ी चलाने में आनंद ही आ जाएगा। दूर दूर तक फैले हुए हैं बंजर पहाड़ और उनकी चोटियाँ बादलों से ढकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मुक्तिनाथ मंदिर यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है और यहीं से आपको होटल्स और होम स्टे मिलना शुरू हो जाते हैं। बंजर और सूखे पहाड़ों से घिरी हुई इस वैली में आपको थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही है। ये पूरा नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ। यहाँ देखिए माइलस्टोन पर लिखा हुआ है मुक्तिनाथ 0 किलोमीटर का। अब बहुत सारे यहाँ पे घोड़े हैं, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। कौसन 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 ये होटल्स हैं यहाँ पे। इधर देखिए क्या सुंदर नज़ारा है एकदम। हम लोग नीचे से आ रहे हैं। आप जैसे ही मुक्तिनाथ पहुंचते हैं आपको एक पार्किंग मिलती है। मुक्तिनाथ में आने वाली सारी बसें और प्राइवेट व्हीकल इसी पार्किंग में खड़े किए जाते हैं। दोस्तों मुक्तिनाथ करीब 12,467 फीट की हाइट पर है और इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, इसलिए आपको थोड़ी प्रिकॉशन रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपको अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है, आपको धीमे धीमे आराम से चलना है, शरीर को गर्म रखना है और पानी पीते रहना है। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है और अपनी स्किन को जितना हो सके आपको ढक कर रखना है। जब हम आ रहे थे तो हमें बताया गया था कि मुक्तिनाथ की रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है और जोमसोंग के बाद का 15 किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है।
और काफ़ी चढ़ाई है। तो खैर चढ़ाई तो हमें बहुत सारी मिली और लूप्स मिले, लेकिन रोड सारी बन गई हैं। तो सारी रोड बनी हुई है तो रोड को लेके आपको तो समस्या नहीं आएगी। हाँ, चढ़ाई है और लूप है, टर्न्स हैं 180 डिग्री के, तो गाड़ी अच्छे से चलाना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आइए। मुक्तिनाथ मंदिर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा ट्रैक करना होता हो। और यहाँ पे इतने सारे घोड़े हैं, ये लेकर जाते होंगे मुक्तिनाथ टेम्पल पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मुक्तिनाथ पहुँच आए हैं। ये है लोअर मस्टैंग वैली में, और जितना हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ आने में हमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उतनी परेशानी हम लोग को हुई नहीं। बहुत ईजली, मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे आ गए। जो सारा रोड है वो एकदम नदी के किनारे चलता है, बहुत हाइट पे नहीं है, खाई नहीं है बगल में, तो ऐसा कोई डर नहीं लगता है चलाने में। रोड जो है वो पूरी वैली से ही गुजरती है, तो काफ़ी लंबी सीधी रोड है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, वहाँ पर एक बैरिकेड भी लगाया हुआ है। आप गाड़ी लेकर आगे नहीं आ सकते क्योंकि आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और हम आए हैं इस एक एंटीक से होटल में, होटल ड्रीम होम, और यहाँ हमें 2000 नेपाली रुपए में रूम मिल रहा है। यहीं पर हमें सामने ये एक हिमालयन रिजॉर्ट दिख रहा है, तो हमने सोचा कि चल के यहाँ पे भी रूम के रेट्स पता कर लिए जाएं। ये काफ़ी अच्छा सा रिजॉर्ट है और यहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। पर दोस्तों इसके रूम का टैरिफ है 20,000 नेपाली रुपए, जो करीब हमें पड़ेंगे 16,000 इंडियन रुपीज़ पर नाइट के लिए। दोस्तों जितनी स्पीड में हम यहाँ अंदर गए थे उसकी 2 गुनी स्पीड में हम वापस बाहर आ गए, और वापस आकर हमने अपना सुंदर सा होटल ड्रीम होम ही बुक कर लिया। और ये हमारे होटल के आगे की रोड है दोस्तों, जो सीधे मुक्तिनाथ मंदिर की ओर जाती है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे और लोग मुक्तिनाथ से दर्शन करके वापस आ रहे थे। मुक्तिनाथ के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर पालकी और खच्चर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। जा रहे हैं जो आपको दिखाई देते हैं मुक्ति धाम से। सामने देखिए क्या सुंदर शानदार नज़ारा है, बादलों के बीच में से सनलाइट छन के आ रही है किरणों के रूप में, और वो दूर पीछे बर्फ से ढके पर्वत चोटियाँ हैं। तो यहाँ ये घोड़े वाले हैं और ये मुक्तिनाथ लेके जाते हैं, और 640 रुपये नेपाली इनके चार्जेस हैं, जो 400 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ते हैं। कि मैप दिख रहा है, हम लोग इधर पोखरा साइड से आए हैं इस तरह से, और ये जो नदी है गंडकी वो ये बह रही है इस तरफ से इस तरफ, और इधर से झरनों का पानी आ रहा है। और यहाँ से हम आए हैं ये लेते, काला पानी, खटनी, तुकचे, मारफा, सियांग, जैमसोम, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आए हैं। और अब इस समय हम जोंग में आकर के मुक्तिनाथ पे रुके हुए हैं, और अब यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे ऊपर की ओर। आपको इस होम स्टे के ऊपर ले चलते हैं छत पे, और देखते हैं यहाँ से क्या नज़ारे मिलते हैं। ये देखिए आइए इस होम स्टे के हम लोग और ऊपर चलते हैं। लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे पूरी, देखिए चलने पे आवाज़ आ रही है। तीन फ्लोर का ये होम स्टे है पूरा। इधर भी कुछ रूम्स हैं, यहाँ पे है लकड़ी के, और ये पक्का मकान। देखिए यहाँ कैरम खेल रहे हैं लोग। देखिए यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी, और आप ये जो छोटी सी पतली सी पगडंडी देख रहे हैं, यहाँ से देखते हुए हमें जाना है। और मुझे लग रहा है आप वो जो एक मंदिर सा देख रहे हैं वही मुक्तिधाम मंदिर है, वो देखिए आपको दिख रहा हो तो।
इस तरह के होटल्स और होम स्टे में रुकने का अपना एक अलग ही आनंद है दोस्तों। आपको ऐसी ही जगहों पर एक्चुअल पहाड़ी संस्कृति और जीवन शैली देखने को मिलती है। हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने 4 प्लेट चाउ चाउ ऑर्डर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैगी नहीं मिलती, एक दूसरा नूडल मिलता है जिसका नाम है चाउ चाउ। पर इनकी पर प्लेट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और इसमें आराम से 2 लोग नाश्ता कर सकते हैं। शाम में यहाँ पर टेम्परेचर 5-6 डिग्री रहा होगा और हमें ठंड लग रही थी। होम स्टे वालों ने हमारे लिए एक हीटर और चेयर्स लगा दी। थकाली भंसा घर। यहाँ पर हमने वेज और नॉन वेज दोनों थाली ऑर्डर्स की। दोनों का टेस्ट ठीक ठाक ही था। रात हो गई है और तारे दिखाई देना शुरू हो गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कितना अंधेरा होता है और हमें आसमान में कितने तारे दिखाई देंगे। चांद भी निकल आया है इस साइड, देखिए दोस्तों। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और यहाँ चारों तरफ घुप अंधेरा है और इस समय टेम्परेचर है यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस। मैं रात में यहाँ मिल्की वे की फ़ोटोग्राफ़ी करने आया था और फ़ोटो खींचते खींचते रोशनी भी हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी इस नेपाल ट्रिप का 5वां दिन है और आज हम आप लोगों को ले चलेंगे मुक्तिनाथ और बुद्धा गार्डन। सुबह के करीब 8 बज रहे थे और सभी लोग चाय पी रहे थे। हल्की ठंड थी पर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। दूर दूर तक फैले हुए बंजर पहाड़ खूबसूरत और रोमांचक लग रहे थे। नाश्ते में चाय के साथ आलू का पराठा, ऑमलेट और चटनी थी। पानी को गर्म करने के लिए यहाँ बाथरूम में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा रखी थी जो डायरेक्टली नल में ही कनेक्टेड थी। दोस्तों, यहाँ से मुक्तिनाथ मंदिर मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। रास्ता कैसा है और कितनी चढ़ाई है हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और उन्हें लेकर चढ़ना मुश्किल था, इसलिए हमने घोड़ों से जाने का फैसला किया। मंदिर के नीचे आएंगे, सीढ़ी चढ़ते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, उधर बैठ के आराम करके चले जाना। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए घोड़े वाले 600 रुपये किराया लेते हैं, जो इंडियन करेंसी में करीब 400 रुपये होता है। कहाँ रह गया राजू? आपको लगा ना थोड़ा मिला है, इधर चले हम लोग को बात नहीं है। तो मुक्तिनाथ मंदिर तक आने के लिए आपको 2 रास्ते होते हैं। एक तो आपको ये रास्ता दिख रहा है जो स्टेयर्स है, और ये फिर रास्ता पीछे जाता है और नीचे तक जाता है जहाँ से शुरुआत होती है इस ट्रैकिंग की। और दूसरा रास्ता वहीं से घोड़े वाले लेके आते हैं, लेकिन घोड़े वाले इस रास्ते से लेके आते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे लेके आते हैं। तो आपको ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जो ये ऊपर बनी हुई हैं। आपको जहाँ झंडा दिख रहा है वहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो मंदिर तक जा रही हैं, वो आपको चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए पालकी भी होती है जिससे 4 लोग उठा के ले आते हैं। अब देखिए वहाँ पे एक पालकी में जा रहा है, ये देखिए वो आदमी पालकी पे जा रहा है। तो पालकी का जो आने और जाने दोनों का चार्ज है वो है 4000 रुपये नेपाली। और अगर आप घोड़े से आते हैं तो 650 रुपये नेपाली चार्ज है 1 साइड का। आपको यहाँ ला के छोड़ देगा वो, वापस आप पैदल जाइए। आप देखिए घोड़े से लोग आ रहे हैं, ये रास्ता है घोड़े का। और कई जगह काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और उतरने में वाकई थोड़ा सा ये रिस्की है, उतरते समय आप गिर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर मुक्तिनाथ मंदिर के परिसर का एक मैप लगा हुआ है।
परिसर में पहुंचते ही बाईं तरफ आपको सबसे पहले मुक्तिनाथ की यज्ञशाला दिखाई देती है। दाईं तरफ छोटा सा विष्णु पादुका मंदिर बना हुआ है। ये काफ़ी पुराने घर कुछ पुराने घर और गोम्पा को देखते हुए आप मंदिर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ज्वाला माई का मंदिर है। उधर बुद्ध की बहुत बड़ी एक प्रतिमा लगी हुई है। अभी वहाँ भी चलेंगे। देखिए मंदिर के पास आपको दूर दूर से आए हुए बहुत सारे श्रद्धालु दिखाई देते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु को देवी वृंदा के श्राप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इस स्थान का नाम मुक्तिनाथ पड़ा। दोस्तों, इस मुक्तिनाथ धाम का उल्लेख आपको विष्णु पुराण, शालिग्राम महात्म्य और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। मंदिर के सामने ही 2 जल कुंड बने हुए हैं। मंदिर के पीछे पानी की 108 जलधाराएं अनवरत बहती रहती हैं। मान्यता है कि इन 108 जलधाराओं में स्नान करने और 2 कुंडों में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन जलधाराओं को मुक्तिधारा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफ़ी पवित्र है, क्योंकि माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव ने यहाँ ध्यान किया था और बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। इसे बौद्ध धर्म में चामिंग ग्यात्सा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 100 जलधाराएं। मंदिर परिसर देखने के बाद हम भी मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। चलिए अब आपको बुद्ध विहार में लेकर चलते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर और यह बौद्ध विहार समुद्र तल से करीब 12,172 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता है। सुंदर सा एक परिसर बना हुआ है और यहाँ से आपको पीछे पहाड़ों का दूर दूर तक नज़ारा मिलता है। बैठने के लिए ढेर सारे चेयर्स लगे हुए हैं। ये हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे। यहीं पर ज्वालामाई मंदिर है, जहां प्राकृतिक गैस के कारण 3 अखंड ज्योतियां जलती रहती हैं। जानकारी न होने के कारण हम वहां नहीं जा पाए, पर अगर आप मुक्तिनाथ मंदिर जाते हैं तो यहां पर ज़रूर जाइए। यहां पर जलती हुई मिट्टी, जलती हुई चट्टान और जलते हुए पानी का अनूठा प्राकृतिक चमत्कार देखने को मिलता है। 12 बज चुके थे और मंदिर में 2-2.5 घंटे बिताने के बाद हम लोग वापस चल दिए और वापसी में हमें पता चला कि मुक्तिनाथ के ट्रैक में कहीं भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई या ढलान नहीं है। ये एकदम सीधा और सपाट रास्ता है। घोड़े वाले आपको ऐसे रास्तों से लेकर ही जाते हैं ताकि आपको रास्ता थोड़ा सा दुर्गम लगे। दोस्तों, हम लोग वापस होटल आए और वहाँ से अपना सामान लेकर पोखरा के लिए निकल गए। वापसी में बारिश होने के कारण मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और आप सड़कों से ऐसे आइए, रोड के किनारे इस तरह का नज़ारा मिले अगर आपको, आप रुक कर यहाँ पे थोड़ी देर घूमिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ही शानदार खूबसूरत सुंदर नज़ारा है। और ये नीचे नदी गंडकी बह रही है। आज की रात हम पोखरा में रुके और अगले दिन सुबह बनारस के लिए निकल गए।
हमारे पास कुछ नेपाली रुपए बच गए थे जिसे हमने वापसी में बॉर्डर पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया। नेपाली से इंडियन करेंसी में कन्वर्जन का 2% का कमीशन आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी नेपाल कार ट्रिप यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अगली यात्रा में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए और यात्राएं करते रहिए, क्योंकि इसी का नाम तो ज़िंदगी है।